हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री जियोग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है 2। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं और अब हम करेंगे इसका सेकंड चैप्टर। सबसे पहले हम जान लेते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में, उसके बाद हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रेखा है, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त, ठीक है। और इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य, जैसे भू का मतलब है भूमि और मध्य का मतलब है मध्य में, जो भूमि के मध्य में है, तो इसको हम क्या करेंगे, भूमध्य रेखा के नाम से जानेंगे। और ये कहाँ पर है, ये है 0 डिग्री अक्षांश पर। ओके, आगे देखते हैं। ये जो रेखाएं हैं ऐसे समांतर अक्षांश रेखाएं हम इनको बोलते हैं, जो कि ग्लोब पर हैं। तो आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं इसके साइड में क्या दिया गया है। इसके इस तरफ ये क्या है, ये है कर्क रेखा और ये क्या है, मकर रेखा। कर्क रेखा स्थित है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर में, और जो मकर रेखा है वो है दक्षिण में। तो इस प्रकार से जो ये एरिया है, यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं जो वो सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। इस प्रकार से ये वाला एरिया है जो ये उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के मध्य का जो एरिया है, वहाँ पर मध्यम तापमान रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से यहाँ पर जो मकर रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे, मकर रेखा 23.5 डिग्री। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त कितने पर, 66.5 डिग्री दक्षिण में। इसके मध्य का जो एरिया है, यहाँ पर मध्य तापमान रहता है और इसे हम बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इस प्रकार से यहाँ ये वाला जो लाइट ब्लू है, या ये वाला एरिया क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध, और ये वाला दक्षिणी शीत कटिबंध। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 0 डिग्री है। और यहाँ पर ध्रुवों पर ये जो ध्रुवों पर है, अक्षांश रेखाओं की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार से आपने ये समझ लिया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं वो समय को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। ये ऐसी होती हैं। जो ये बीच वाली देशांतर रेखा है 0 डिग्री पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रमुख प्रधान यामोत्तर रेखा। इस प्रकार से इसके जो अपोजिट साइड है वहाँ पर 180 डिग्री, और ये टोटल कितने डिग्री पर, 360 डिग्री पर होती हैं। इसमें रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 डिग्री। और इसी प्रकार से हम देखेंगे वो इस पर रेखाओं की डिग्री कितनी होती है, कितनी रेखाएं होती हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक 90 और नीचे भी 90 और एक ये, तो 90 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 181। इस प्रकार से एग्ज़ाम में ये भी दिया मिल सकता है। और आगे क्या मिल सकता है, जैसे यहाँ पर ध्रुवों पर ये रेखा नहीं होती, ये क्या होता है, बिंदु। तो इसमें से हम 2 माइनस करके ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन में या तो ये आएगा या ये आएगा, आपको जो ऑप्शन में मिले तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इस प्रकार से चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, कैसी है, चपटी। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी क्या है, उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो इस प्रकार से ग्लोब है जो विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर क्या दिखाया गया है, अक्ष। और जो ये ग्लोब है यहाँ से थोड़ा तिरछा दिखाया गया है, थोड़ा सा तिरछा है ना। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी है। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब या फिर गुब्बारे जैसे ग्लोब जिन्हें हवा भरी जा सकती है, इसे एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, उसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में क्या किया गया है, दिखाया गया है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना क्या है, कठिन है।
अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की क्या है आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। तो ये क्या है, ये वाला है उत्तर ध्रुव और ये क्या है, दक्षिण ध्रुव। तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। कैसे, पश्चिम से पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने चारों अक्ष चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को क्या करती है, दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। इसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। जैसे ये वाली रेखा है, पृथ्वी को क्या करती है, दो भागों में डिवाइड करती है। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये क्या है, दक्षिण गोलार्ध। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। कौन सी रेखाएं, अक्षांश समांतर रेखाएं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अंश मतलब भाग में। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री उत्तर। इसी प्रकार से 20 डिग्री दक्षिण, 40 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण, इस प्रकार से इनको क्या किया जाता है, मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त पर का क्या है, 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के दक्षिण की स्थित रेखाओं को क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये कौन सा है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये क्या है, दक्षिण अक्षांश। इस प्रकार से जैसे ये यहाँ पर ऊ लिखा है और यहाँ पर द लिखा है, ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं उत्तर को और दक्षिण को। तो आगे देखते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के समय उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे ऊ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, एवं जो ब्राज़ील में बेलो होरिजोंट, दोनों एक ही अक्ष पर 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 उत्तर में और बेलो होरिजोंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। हैं तो वो सेम पोजीशन पर, लेकिन वो जैसे यहाँ पर है और यहीं पर क्या है, होरिजोंटे, और यहाँ पर क्या है, चंद्रपुर। इस प्रकार से ये सेम पोजीशन पर है, लेकिन है ये उत्तर में और दक्षिण में। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। अक्षांशों का मतलब यहाँ पर अक्षांशों का आकार ज़्यादा है, यहाँ पर कम होता जाता है। ध्रुवों पर ये बहुत ही कम पॉइंट के समान आ जाता है। ओके, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त कौन सी, 0 डिग्री पर। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं कौन कौन सी, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। विषुवत वृत्त के 66 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, जैसा कि यहाँ पर ये रेखा दिखाया गया है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध
सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज अथवा कम क्षेत्र पर फैलता है, ये तो भाई आपको पता है। तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र पर फैलता है। जैसे कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच जो तापमान है वो क्या होता है, नॉर्मल यानी कि मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। आगे दिया है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच में क्या है, क्षेत्र बहुत ठंडा है, क्योंकि यहाँ पर क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। सूर्य है जो वो क्षितिज से ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, शीत कटिबंध यानी कि बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है। आगे है देशांतर क्या है, तो देशांतर के बारे में जान लेते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, ये जो रेखाएं हैं ये वाली, इनको हम देशांतर बोलते हैं, जो खड़ी रेखाएं हैं, और जो ऐसे वाली रेखाएं थी उनको क्या बोलते हैं, अक्षांश। ओके, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप कहाँ, प्रशांत महासागर में, और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। जैसे कि क्या बताया है इसमें कौन सी स्थिति बताई है, इसमें बताई है प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, प्रशांत महासागर में जो टोंगा द्वीप है, और हिंद महासागर में जो मॉरिशस द्वीप है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप है, टोंगा, और हिंद महासागर में कौन सा है, मॉरिशस। ठीक है, तो ये क्या है, 20 डिग्री पर। जैसे कि आपने अक्षांश रेखाओं में भी पढ़ा था कि कौन सा, एक तो शायद चंद्रपुर है और एक हॉरिजॉन्ट, शायद ऐसा कुछ है, तो उसी तरह ये भी 20 डिग्री पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ पड़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जैसा कि आप देखते हैं ये वाला ऐसे वाला आकार होता है, ये तो इसको मिला दो, ये तो पूरा वृत्त बन गया, लेकिन ये क्या है, आधा वृत्त, और यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ये बिल्कुल ही जाकर कम हो जाती है। ओके, ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई क्या होती है, समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि जो ग्रीनविच है, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, ग्रीनविच में क्या है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व और 180 पश्चिम तक की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में क्या करते हैं, बांटते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू और पश्चिम के लिए प का उपयोग किया जाता है। यह जानना और भी रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर क्या है, स्थित है। आओ कुछ करके सीखें, ये भी देख लेते हैं। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए प्रमुख यामोत्तर रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिम गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए और विषुवत वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटिए। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध को रंग कीजिए। जैसे आपको क्या करना है, क्या बताया गया है, आपको ऐसे ये वृत्त लेना है और ये जो इस वाले भाग को और इस वाले भाग को क्या करना है, कवर करना है। ये है देशांतर। और इस प्रकार से यहाँ पर है, ये वाला क्या है, ये उत्तरी है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये क्रियाकलाप करना है। आगे देखते हैं।
अब ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या है स्थित है। कहाँ? असम में धुबरी है जो 26 डिग्री उत्तर और अक्षांश पर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की स्थिति को जानता है। जैसे हम यहाँ पर 26 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री, जो यहाँ पर ये सर्कल बनेगा ना, इस प्रकार से सर्कल बनेगा, तो आप उसको क्या करते हैं, उसकी स्थिति जान सकते हैं। इसको समझाने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ ङ ड़ अक्षरों से व्यक्त कीजिए। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अवैध, सैद्य और दया नामों से व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये खुद करके देखना है। ये क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आपको खुद करना है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। इस प्रकार से ये मैप दिया गया है। यहाँ पर ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये देखो यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार आप ये इसको देख सकते हैं। आगे क्या है, आगे ये क्रियाकलाप करके दिखाया गया है, ये वाला, जैसे अ के नाम से दिया गया है। ये आप NCERT बुक में देख सकते हैं। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। पहले क्या होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे वो क्या करते थे, वो सूर्य को देखकर टाइम का आइडिया लगाते थे। वो अपनी परछाई को देखकर बता देते थे कि क्या समय हुआ है। अगर सूर्य ठीक ऊपर है तो दोपहर के 12 बजे हैं, वहाँ से वे आइडिया लगाते थे। सूर्यास्त एवं सूर्योदय प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होती है, दोपहर होती है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान को ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, तथा जो पश्चिम है उनका समय क्या होता है, पीछे होता है। समय के अंतर की दर की गणना की इस विधि से की जा सकती है। जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष को 360 डिग्री में पूरा करती है। 1 घंटे में कितना 15 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के क्या बजे हैं, 12। तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में 15 गुणा 4 मतलब 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आगे है, तो वहाँ पर क्या बचा है, 1। इस प्रकार से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। वहाँ सुबह के 11 बजे हैं, और जो पश्चिम में है तो वहाँ पर 12 में से क्या कर सकते हैं, आप 1 घटा सकते हैं, तो क्या बजेगा, 11। ठीक है, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर के उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान पर स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होता है। स्थानीय समय हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामयोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है, ये आप जैसे मैंने बताया ना उसी हिसाब से आप निकाल कर देख सकते हैं कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। ओके, इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का क्या माना जाता है, मानक समय। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। कबीर
भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्या है, क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू हुआ है। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में क्या होगा, समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, ठीक है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जबकि जब लंदन में दोपहर के 2 बजे तो भारत में 7:30 बजेंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होगा, जिसके कारण वहाँ से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इस प्रकार से यह था हमारा आज का चैप्टर, और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नई वीडियो के साथ। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का तुरंत आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।